Hi guys, this will be another analysis video of an upcoming SME IPO of a company called Barflex Polyfilms Limited. तो Barflex Polyfilms Limited करती क्या है? तो ये कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, पैकेजिंग इंडस्ट्री में है और इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। ये बनाती है बैरियर कोएक्स फिल्म्स, लैमिनेट्स, पीवीसी लेबल्स बनाती है जिसके काफ़ी मल्टी फंक्शनल यूजेस होते हैं और काफ़ी सारी इंडस्ट्री को केटर करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं, जैसे एफएमसीजी, प्रोसेस्ड फूड्स, एडेसिव्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। इनके फ़िलहाल 3 प्लांट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सॉरी, इन हिमाचल प्रदेश इन द डिस्ट्रिक्ट सोलन। और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 112 एम्प्लॉयज़ की है और उसके अलावा 80 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी है। अगर इनके प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर जयवंत बेरी एंड मिसेस नोमिता बेरी आर द प्रमोटर्स, जिनकी 92.66% प्री इशू होल्डिंग है। बट प्रमोटर्स से जुड़ी हुई काफ़ी हिस्ट्री है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, इस कंपनी से रिलेटेड भी और इसके अलावा भी। तो पहले एक हितकारी ग्रुप था जो पॉटरीज, क्रॉकरी और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में था, और उनके प्रमोटर्स थे मिस्टर वैद कपूर, हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जयवंत कपूर, एंड मिस्टर वैद कपूर के छोटे भाई मिस्टर कृष्णन कपूर। दीज टू गाइज आर द प्रमोटर्स ऑफ हितकारी ग्रुप। 1987 में मिस्टर जयवंत बेरी जॉइन दिस ग्रुप एंड ही स्टार्टेड अ न्यू थिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, जो इन्होंने खुद ने स्टार्ट की थी। तो ये हितकारी पॉटरीज लिमिटेड के अंडर आता था। इट वॉज होली ओन्ड बाय द हितकारी ग्रुप। तो पैकेजिंग बिजनेस जो था वो मिस्टर जयवंत बेरी देखते थे और क्रॉकरी बिजनेस मिस्टर वैद एंड मिस्टर कृष्णन देखते थे। बट 1995 में द ग्रुप डिसाइडेड टू डीलिंक द बिजनेस, दोनों बिजनेस को अलग कर दे ताकि दोनों को इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सके। तो जो पैकेजिंग बिजनेस था वो हितकारी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के नाम से मिस्टर जयवंत बेरी संभालते थे, जिसका आईपीओ 1995 में आया था। और पॉटरी बिजनेस हितकारी चाइना लिमिटेड के नाम से एक नई एंटिटी बन गया जिसका आईपीओ भी 1995 में आया था। 1998 में मिस्टर वैद कपूर के छोटे भाई मिस्टर कृष्णन कपूर पास्ड अवे, तो उनके बेटे ने बिज़नेस ज्वाइन किया। और वो बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद कुछ सालों के बाद बिजनेस में काफ़ी डिस्प्यूट्स आने लगे फैमिली के बीच में, ऑन द अकाउंट ऑफ लॉसेस मेड बाय HCL विच इज़ द पॉटरी बिजनेस, क्रॉकरी बिजनेस जो मिस्टर अजय कपूर संभालते थे। तो मामला काफ़ी एस्केलेट हो गया और वो कंपनी लॉ बोर्ड के पास चला गया, विच इज़ नाउ कॉल्ड NCLT। तो NCLT में जब ये कंपनी लॉ बोर्ड के पास गया तो इन्होंने डिसाइड किया ग्लोबल सेटलमेंट की, पूरी हितकारी ग्रुप की ओनरशिप मिल जाएगी बाय द वे ऑफ बिडिंग। तो दोनों बिजनेस कंबाइन होंगे और उसकी बिडिंग होगी और वो किसी एक इंसान को मिल जाएगी। तो 2005 में ये हुआ। और इससे क्या हुआ कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री और लॉस मेकिंग पॉटरी बिजनेस था, वो दोनों एक एंटिटी में आ गया और मिस्टर अजय कपूर वो बिड जीत गए ऑफ द हितकारी ग्रुप। तो मिस्टर अजय कपूर वन द बिडिंग और मिस्टर जयवंत बेरी एंड मिस्टर वैद कपूर को अपने रिस्पेक्टिव बिजनेसेस से एग्जिट लेना पड़ा। तो एग्जिट लेने के बाद मिस्टर जयवंत बेरी ने खुद का वेंचर स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ हितकारी पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन उसको उनको इसका नाम चेंज करना पड़ा ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, और इनने फिर उसका नाम चेंज करके बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड इन जून 2005 में स्टार्ट किया। तो दिस वाज द हिस्ट्री। इतना काफ़ी फैमिली डिस्प्यूट्स थे और उससे रिलेटेड आगे भी काफ़ी इवेंट्स हुए जिससे काफ़ी दिक्कत आई। तो इसके बाद 2007-2008 में HIL बाउंड अप देयर ऑपरेशन, उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, मे बी बिकॉज दे वर इनकरिंग अ लॉट ऑफ लॉसेज और दे वर नॉट प्रॉफिटेबल, तो उनको अपना बिजनेस बाउंड अप करना पड़ा। 2017 में BSE ने एक नोटिस निकाला कॉल्ड कंपल्सरी डीलिस्टिंग ऑफ कंपनी। उसमें मिस्टर जयवंत बेरी और उनकी वाइफ मिसेस नोमिता बेरी एज प्रमोटर्स ऑफ हितकारी चाइना लिमिटेड उनका नाम आया। और BS डीलिस्ट बिजनेस डीलिस्ट हो गया। HCL द हितकारी चाइना लिमिटेड गॉट डीलिस्टेड एंड द होल टाइम डायरेक्टर प्रमोटर्स उनको BSE ने बैन कर दिया सिक्योरिटीज़ मार्केट से फॉर 10 years
फ्रॉम द डेट ऑफ दिस इशू। तो इससे काफ़ी नेगेटिव इमेज बनती है अगर कोई भी प्रमोटर गेट्स बैंड बाय बीएसई। तो यही हुआ, बट इन्होंने बीएसई से काफ़ी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे और इन्होंने बताया कि 2005 में हमारी इस बिज़नेस से जितनी भी डीलिंग्स थी वो सब ख़त्म हो गई और वी वर नॉट द प्रमोटर्स ऑफ दिस बिजनेस। सब कुछ उन्होंने क्लैरिफाई किया, अपने ओनरशिप जिनके शेयर्स थे वो भी 2005 में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो उस इंफॉर्मेशन को लेके सेबी ने बीएसई ने इनको बोला कि ऑन अप्रैल 22 2024 कि दीज रेगुलेशंस विल नॉट अप्लाई टू देम। इसके साथ साथ ओनरशिप भी इन्होंने अपनी HCL में 2005 में ही ट्रांसफ़र कर दी थी। बट उसके बाद HIL विच वॉज द हितकारी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो ये मिस्टर जयवंत बेरी पहले देखते थे, वो भी कंपलसरी डीलिस्टेड कंपनीज़ में उसका भी नाम आया। और सेम ही प्रॉब्लम अब फिर से हुई बिकॉज मिस्टर जयवंत बेरी वॉज नेम्ड एज द प्रमोटर। तो उनने फिर से क्लैरिफाई किया कि he ceased the operations, like he ceased from the business, working from the business in January 17 2005 after the high court order, जिसके बाद इनका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं था। तो फिर बीएसई ने इनको और इनकी वाइफ को इधर से वो कर दिया, इनको एक्सेम्पशन दे दिया इससे कि यू विल नॉट बी, यू कैन ट्रेड एंड यू कैन वर्क इन द स्टॉक मार्केट, आप सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील कर सकते हो। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ हितकारी लिमिटेड। और इस तरह ये एक चीज़ है जिससे, तो आप इसका अगर बिजनेस की रिस्क में देखेंगे तो उसमें लिखा आता है कि दे गॉट बैंड फ्रॉम द मार्केट एंड दे ऑल्सो गॉट कंपल्सरली स्ट्राइकन ऑफ द मार्केट थ्रू अ कंपनी। तो ये सब नेगेटिव्स है जो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए इस बिज़नेस के बारे में। फिर बस यही नहीं, बट जब इनने बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स भी स्टार्ट किया तो उस बिज़नेस से भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। तो क्या हुआ कि 2011 में इन्होंने डिसाइड किया टू गो फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो अपनी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे इन्होंने बैंक से फंड और नॉन फंड बेस्ड लोन लेके फ्रॉम SBI बैंक इन्होंने 41 CR का लोन उठाया फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन। बट क्या हुआ कि बिजनेस कुड नॉट टेक ऑफ, काफ़ी इनको लॉसेस हो गए और ये अपनी डेट रीपे नहीं कर पाए। जब ये काफ़ी टाइम तक अपनी डेट रीपे नहीं कर पाए तो इनको बैंक ने NPA डिक्लेयर कर दिया। NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, समवन हु कैन नॉट पे बैक देयर लाइबिलिटीज दैट दे हैव टेकन। तो 28 सितंबर 2014 को इनको NPA डिक्लेयर कर दिया और इनकी टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज 40 CR एंड 19 lakhs। बट सिंस दे हैड द प्लांट एंड दे हैड अ फ्यू डेटर्स, तो बैंक ने इनके प्लांट को ऑक्शन करके उससे 5.24 CR निकाले, इनके डेटर्स से 80 CR रिकवर किए और फिर प्रमोटर्स से वन टाइम सेटलमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ 11.52 CR लेकर इन्होंने नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू कर दिया कंपनी को कि अब इस कंपनी पे और कोई क्रेडिट नहीं है, इन्होंने जितना भी था सब सेटल हो चुका है। तो ये एक हिस्ट्री है कि ये कंपनी एक बार NPA ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। करंटली ये कंपनी इज़ कम्प्लीटली डेट फ्री, दे हैव लाइक वेरी मिनिमल लोन्स ऑफ अराउंड 13-14 lakhs, वो भी व्हीकल लोन्स है। तो ये एक पास्ट की इशू रह चुका है कंपनी में। और यही नहीं, 2010-11 के आसपास इन्होंने इन्वेस्टर भी लिए थे बिजनेस में। तो देयर वाज अ इन्वेस्टर कॉल्ड AA डेवलपमेंट कैपिटल इंडिया फंड 1, जिसने इस कंपनी में 35 CR इन्फ्यूज़ करके 41.67% ओनरशिप ली थी। बट मैनेजमेंट के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए बिकॉज द कंपनी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, दे वर इंकरिंग लॉसेस कंटिन्यूसली। तो जब इतनी दिक्कत आ गई तो फिर इन्वेस्टर ने NCLT में एक केस फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट, बट उससे कुछ नतीजा नहीं निकला। तो दोनों इनने अपना केस विड्रॉ किया और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इन्वेस्टर्स के साथ कर लिया। अमाउंट नहीं पता कितने में सेटलमेंट हुई, बट उससे इन्होंने अपनी सारी ओनरशिप फिर से प्रमोटर्स को ट्रांसफ़र कर दी ऑन September 6, 2018। तो इतना कुछ हिस्ट्री है कंपनी में जो आई थिंक एवरी पर्सन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग। इट्स हिस्ट्री रिलेटेड टू द प्रमोटर्स विल बी द वंस रनिंग द कंपनी, इट इज़ हिस्ट्री रिलेटेड टू द कंपनी। तो इतना कुछ पास में हो चुका है विच आई सी एज although they have moved on, but I still look at it a little negatively। और अगर अपन अब IPO की बात करें तो वो भी थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव साइड पे दिखता है, क्योंकि
देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स टू द इशू, ये दो चीज़ें करना चाहते हैं, बट उसमें वन इज़ ऑफर फॉर सेल एंड द अदर इज़ फ्रेश इशू. अब ऑफर फॉर सेल की हम पहले भी बात कर चुके हैं. ऑफर फॉर सेल इज़ व्हेन द प्रमोटर of the company would be selling a part of his ownership to the public, but the money would not go into the business. वो पैसा प्रमोटर के पास आएगा, तो उससे बिजनेस की कोई ग्रोथ नहीं होगी, बिजनेस के पास कोई सही पैसा नहीं आएगा. इट इज़ अ वे ऑफ एग्जिट फॉर द प्रमोटर्स टू सेल सम और ऑल ऑफ देयर ओनरशिप टू द पब्लिक. तो इसमें भी ये हो रहा है. A huge chunk of the IPO proceeds are for the for the objects for sale, sorry, offer for sale. तो 27.1 CR promoters लेंगे for the shares that they would be selling, और बाकी अराउंड 12 CR है जो ये केपेक्स के लिए यूज़ करेंगे टू परचेज एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस. बट ये ऑफर फॉर सेल बहुत बड़ा अमाउंट है और आई डोंट सी इट पॉजिटिवली, ये काफ़ी नेगेटिव है मेरे हिसाब से. और बट सेकेंड पार्ट विच इज़ फंडिंग द केपेक्स, तो दे वांट टू ऐड एन एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी. तो ये एक 7 लेयर बैरियर फिल्म टेक्नोलॉजी में घुसना चाहते हैं. अभी तक ये 3 लेयर और 5 लेयर बना रहे थे, अभी 7 लेयर में घुसना चाहते हैं ताकि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सपैंड हो जाए. इनके पास क्लाइंट्स ऑलरेडी है इस बिजनेस के लिए, बट ये करंटली आउटसोर्स करते हैं इसको, किसी और से बनवाते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं. तो ये अब चाहते हैं कि ये खुद ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करे. दे ऑल्सो वांट टू स्टार्ट मेकिंग बैग्स फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री. तो ये 2-3 प्लान्स है जो ये करना चाहते हैं. इससे इनकी फिर से जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट विल एक्सपैंड, और ये अब 72,000 टन पर एनम हो जाएगी. So that is the second part for which they would need around I think 23 CR, but only 12 CR would be raised out of this. I think 24 CR or somewhere around that amount. But इन्होंने क्या, इनने 57% of the amount already place कर दिया है, और बाकी रिमेनिंग इनको अब ये IPO प्रोसीड से प्लेस करेंगे. तो अब मुझे क्यों लगता है कि ये इवन दो इट्स अ गुड मूव, बिकॉज इससे इनकी ओवरऑल सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, मार्केट एक्सपैंड होगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड होगा. बट कंपनी ऑलरेडी कैश रिच है. अगर आप इनकी बुक्स देखें तो ऑलरेडी अच्छा कैश है बुक्स में. नॉट ओनली दैट, दे हैव अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्लोज टू अराउंड 20 CR. तो अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट यूज़ करके भी ये कर सकते थे, दे डिड नॉट हैव अ नीड to raise an IPO just to get the funds, because they already had the funds. इनकी बुक्स काफ़ी, CFO भी काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है, कैश अच्छा है बुक्स में, बोरिंग्स नहीं है. ऑब्वियसली अब ये बोरिंग्स लेना भी नहीं चाहते होंगे और दिक्कत भी होती होगी बिकॉज दे हैव बीन डिक्लेयर्ड NPA इन द पास्ट. तो ये एक चीज़ है. रेवेन्यू स्टैगनेंट है पिछले 2 साल से. पैट बढ़ा है फ्रॉम 10 CR to 16 CR, बट दैट ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज there was an increase in other income on account of profit from the sale of investment. थोड़ी इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट आया उससे अदर इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है वो पैट में. और उसके अलावा भी जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो गिरी, जिसकी वजह से इनको एडवांटेज मिला, जिससे इनका पैट बूस्ट हुआ. तो ये एक बहुत टेम्परेरी बूस्ट है. ये आपके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बिजनेस टू गेट दिस एडवांटेज एवरी टाइम टू शो इट इन देयर नंबर्स. तो ये एक चीज़ है जो पता रहनी चाहिए. तो ओवरऑल CFO इज़ हेल्दी, दे हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन भी काफ़ी ठीक ठाक है. एट 150 CR दे हैव द पैट ऑफ अराउंड 16 CR. तो PE comes to around 9 to 10, which is very fair. But seeing the past history of the promoters of the business, it becomes a little risky. Seeing that there is a big chunk of the funds going to offer for sale, going directly into the promoter's pocket and not going into the business. Why would the public want to hold a company so small and give out so much money to the promoter? अभी इतनी बड़ी बिजनेस तो हुआ भी नहीं है कि प्रमोटर कि नॉर्मल पब्लिक इस बिज़नेस से कुछ बड़ा कर पाए. और जो इसके अलावा जो इनकी जो बुक्स है उसमें ऑलरेडी जब इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है और कैश है, तो वाई इज़ देयर अ नीड टू ब्रिंग आउट एन IPO? आप कंपनी को और ग्रो कर सकते हो, आप उसके रेवेन्यूज़ बढ़ा सकते हो, उसका पैट, अपना बॉटम लाइन ग्रो कर सकते हो और फिर ला सकते हो जब आपको एक्चुअली नीड हो, व्हेन यू वांट टू डू अ बिग केपेक्स और समथिंग लाइक दैट. बट वो भी कंपनी नहीं कर रही. मतलब दे वांट टू ब्रिंग एन IPO एंड देन
I think the reason they want to bring is so that majority of the funds could be pushed out. अगर ये सिर्फ ऑफर फॉर सेल लेके आते मार्केट में तो बहुत ही नेगेटिवली दिखता. तो आई थिंक जस्ट टू शो दैट ओके सम ऑफ द मनी इज ऑल्सो गोइंग इन द बिजनेस, दे हैव shown कि हाँ they want to include this new plant and technology. So overall I think you can miss out on this business. इतनी कोई ज़रूरी नहीं है. There are a lot of opportunities in the business where you can invest. तो इस business में घुसना, seeing everything that we have discussed is not something that you should do. Yeah, so you can stay away from this business for now. अगर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट्स होती है then obviously then we can get into this business at that point of time, but फिलहाल के लिए I would say it's better to stay away.